Welcome to MD Online Classes. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस के चलते हमारी जो गतिविधियां हैं यानी कि आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति जो है वो पूरी की पूरी ध्वस्त हो चुकी है। इसके लिए हमारे यानी कि राज्य सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी अलग अलग से पहल निकाले हैं, जिसके लिए आपकी जो शैक्षणिक व्यवस्था है वो बनी रहे। इसके लिए यानी कि सरकार ने व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस एक पहल जो है उसकी शुरुआत की है, जिसके माध्यम से हमारा जो ऑनलाइन यानी कि एमडी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो भी चालू किया गया है, जो बच्चों के लिए बहुत ही नया होगा। तो आइए देखते हैं, हम जो है आपको यहाँ पे बायोलॉजी के कुछ टिप्स बताएंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे जो आपको जानना बहुत ही जरूरी होगा। ये बेसिक कंसेप्ट जो होता है वो 9th, 10th, 11th और 12th यानी कि चारों क्लासेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें लगता है आपको ये जानना भी चाहिए। जो है यानी कि बेसिक कंसेप्ट ये जो हम बताने जा रहे हैं वे आपको यानी कि हर एक चैप्टर में मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि बेसिक कंसेप्ट है क्या। ये बेसिक कंसेप्ट है क्या, तो ये बेसिक कंसेप्ट में हम पहला आपको बताएंगे कोशिका। जिसका इंग्लिश वर्ड जो होता है वो होता है सेल। पहला क्या हो गया, कोशिका, जिसका इंग्लिश वर्ड जो होता है वो होता है सेल। अब ये कोशिका क्या होता है, कोशिका किसी भी जीव के संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होता है। किसी भी जीवित जीव के यानी कि संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होता है। तो आइए हम लिख लेते हैं कोशिका क्या होता है। तो कोशिका किसी भी जीव के संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होता है। इंग्लिश की बात करें तो and functional unit of the living organism। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कोशिका क्या होता है। तो कोशिका किसी भी जीव के संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होता है। यहाँ पे दिखाया गया है इस वर्ड का, द सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये किसी भी जीवित जीव के शरीर के संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ने
पर किया था। आप देखते होंगे मधुमक्खी का जो घोंसला होता है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो षष्भुज आकार का पाया जाता है। इन्हीं कोशिकाओं को यानी कि उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते की जो कोशिकाएं यानी मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उन्हीं पर उन्होंने खोज किया था। किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 में। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो दिया हुआ है यानी कि एक दो वर्ड आए हैं, एक दिया है संरचनात्मक और दूसरा जो दिया है क्रियात्मक। अभी संरचनात्मक और क्रियात्मक जो दिया हुआ है, तो संरचनात्मक यानी कि ये जब कोशिका किसी भी जीव के शरीर में जब पाया जाता है तो ये संरचना बनाना शुरू करता है। यानी कि किसी भी जीव के शरीर की संरचना को बनाना, किसी भी जीव के शरीर की संरचना को बनाना ही वो इसीलिए वो दिया हुआ है संरचनात्मक। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे दूसरा पॉइंट दिया हुआ है क्रियात्मक। तो यानी कि जो जितने भी क्रियाएं होती हैं किसी भी जीव के शरीर में, जितनी भी क्रियाएं होती हैं कहाँ होती है? तो वो होती है कोशिका में होती है, कोशिका में होती है। इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है क्रियात्मक। ये हो गई कोशिका। इसी कोशिका में जितनी भी शरीर की क्रियाएं होती हैं और एक कोशिका में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे क्रियात्मक कहा गया है। और संरचनात्मक यानी कि शरीर का निर्माण जब होता है तो वो संरचनात्मक कहा जाता है। तो आप तो जानते ही होंगे यानी कि कोशिका जो हो गई, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, लाखों की करोड़ों की कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं। वो कई जो कोशिकाएं मिलकर, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के, बहुत सारी कोशिका मिल करके ऊतक का फॉर्मेशन करती हैं और बहुत सारी ऊतक मिल करके एक अंग का फॉर्मेशन करते हैं, एक अंग का निर्माण करते हैं और बहुत सारे अंग मिल करके एक पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। हमने भी बताया कि कोशिका जो होती है किसी भी जीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई यानी कि सबसे छोटी इकाई होती है, संरचना भी बनाती है और क्रिया भी कराती है। तो ये बहुत सारी कोशिका मिलकर के क्या बनाई? एक ऊतक का फॉर्मेशन की और बहुत सारे ऊतक मिलकर के एक अंग का फॉर्मेशन किया और बहुत सारे अंग मिलकर के एक शरीर का निर्माण किया। आप देख सकते हो यहाँ पे इन हाथों में कहीं भी सोने चांदी से ये मिलकर के हाथ नहीं बना हुआ है, सारी की सारी कोशिकाओं से ही मिलकर के बना हुआ है। यानी कि कोशिका हो गई, ऊतक हो गया। अब कई सारे ऊतक मिलकर के मान लीजिए आपकी एक उंगली का निर्माण की, आपके एक हाथ का निर्माण की और बहुत सारे अंग मिलकर के वो एक प्रकार का अंग ही है आपका हाथ जो है, और बहुत सारे अंग मिलकर के एक शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये तो हो गया कोशिका के बारे में। आप वैसे कोशिका को एक बार याद कर सकते हैं। कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसका इंग्लिश वर्ड देखा जाए तो सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में। किस पर किया था? तो मधुमक्खी के छत्ते पर किया। ठीक है। अब बात करें ये कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है। बात
प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरा जो होता है यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा जो है यूकैरियोटिक कोशिका होती है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका यहाँ पे आपको पहले दिखाया गया होगा प्रो, दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, यहाँ पे प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराना, प्रिमिटिव यानी पुराना या प्राचीन, बहुत ही पुरानी कोशिका। और यहाँ पे जो दिया हुआ है कैरियोटिक, कैरियोटिक मतलब होता है केंद्रक। यहाँ पे दिखाया गया आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यहाँ पे प्रो जो दिखाया गया यानी प्रिमिटिव यानी कि सबसे प्राचीन कोशिका, और कैरियोट मतलब होता है केंद्रक। यहाँ पे यूकैरियोट आपको दिखाया गया है, यू मतलब होता है आर्य, यू मतलब होता है आर्य, कैरियोटिक मतलब केंद्रक। तो ये कोशिका जो होती है दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो ज्यादातर बैक्टीरिया, बीजे और माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, यहाँ पे बैक्टीरिया का मतलब भी होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नीले हरित इनमें पाया जाता है, माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिका किसमें पाया जाता है, तो ये होता है कवक, फंजाई, जंतु जगत तथा पादप जगत, ये सभी में पाया जाता है। पृथ्वी पर बहुत सारे जीव हैं, इनको अलग अलग बांट दिया गया है, जिनमें सबसे छोटे जो जीव होते हैं यानी कि कोशिका नाक के बराबर होती है, तो वो उनमें जो होते हैं वो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी में और माइकोप्लाज्मा में। और बाकी जो होता है वो कवक, फंजाई, जंतु जगत हो गया, पादप जगत हो गया, ये सब में यूकैरियोटिक कोशिका होता है। आप जानते होंगे कि जो मनुष्य का शरीर है वो भी यूकैरियोटिक कोशिका ही है। आइए सेल बनाते हैं। ये हो गया कोशिका।
अब यहाँ पे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर हमने हरित लवण ले लिया, हो गया हरित लवण। इस केंद्र के साइड में अंतर्द्रव्यी जालिका पाया जाता है। ये अंतर्द्रव्यी जालिका के दो प्रकार के पाए जाते हैं। जिनमें राइबोसोम लगे होते हैं उन्हें कणिका में अंतर्द्रव्यी जालिका कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स बना दिया, आपसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहिए, गोल्गी बॉडी कहिए, गोल्गियोसोम कहिए, ये 3-4 नाम हैं। यहाँ पे कुछ राइबोसोम होते हैं। तो ये हो गया सेल यानी कि कोशिका। अब ये कैसी कोशिका है? तो ये है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक एक सेल में ये सारे के सारे कोशिका के अंग पाए जाते हैं। ये हो गया कोशिका के अंग में पहला हो गया यहाँ पे कणिका में अंतर्द्रव्यी जालिका, दूसरा हो गया गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तीसरा हो गया अकणिका में अंतर्द्रव्यी जालिका, हरित लवण, डीएनए, केंद्रक कला, और ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो साइटोप्लाज्म में इसमें पाए जाते हैं। कोशिका जो पूरी साइटोप्लाज्म में भरी रहती है। तो ये सारे के सारे कोशिका के अंग होते हैं, जिसे हम क्या करते हैं सभी को मिला करके कोशिका अंग करते हैं। कोशिका अंग। अब अगर इसे कोशिकाओं को आप संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद जो आएगा वो कोशिका के अंग होगा, यानी कि उन कोशिका के अंग हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी कोशिका का ही अंग है, केंद्रक कला भी कोशिका का ही अंग है, जो आपके यानी कि जो केंद्र को पूरी तरह से घेरे हुए हैं। डीएनए भी कोशिका का ही अंग है। हरित लवण जो है वो भी कोशिका का ही अंग है। कणिका में यानी कणिका में अंतर्द्रव्यी जालिका ये भी कोशिका का अंग है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये भी कोशिका का ही अंग है। अब ये तो रहा यूकैरियोटिक कोशिका। अब हम बनाएंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका।
हमने बना दिया प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बनाया गया है, तो ये है डीएनए। आप देख रहे हैं दोनों में कितना डिफरेंस है, यूकैरियोटिक कोशिका में भी और प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी। दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो डीएनए है ये केंद्रक में लगा हुआ है और केंद्रक के ऊपर क्या है, केंद्रक कला है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो डीएनए है कोई केंद्रक में नहीं है, तो सेंटर में क्या है, पूरा का पूरा नेकेड है, ये किसी भी आवरण से घिरा हुआ नहीं है। और यहाँ पे चारों तरफ घिरा हुआ है और यहाँ पे नेकेड है, ये घिरा हुआ नहीं। दूसरा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोशिका के अंग पाए जा रहे हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका के अंग पाए जा रहे हैं और यहाँ पे कोशिका के अंग है, मात्र इसमें साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं और डीएनए पाए जाते हैं। तो बहुत बार पूछता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताइए। तो आप यहाँ पे ज्यादा मात्रा में अंतर आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो, दोस्तों आपको ऐसे ही मिल गया अंतर प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में। तो पहला हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है। तो पहला अंतर ये है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला नहीं पाया जाता है, यहाँ पे केंद्रक कला नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, केंद्रक कला अनुपस्थित। केंद्रक कला क्या है, प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित है और यूकैरियोटिक में आप देख रहे होंगे कि यानी कि केंद्रक कला जो है वो उपस्थित है। और दूसरा यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोशिकांग पाए जा रहे हैं, यूकैरियोटिक में कोशिकाओं के अंग पाए जा रहे हैं और यहाँ पे कोशिका के अंग नहीं पाए जा रहे हैं, बहुत सारी मात्रा में कोशिका के अंग नहीं पाए जाते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कोशिकांग अनुपस्थित। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में कोशिका के अंग पाए जाते हैं।